हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग अगला प्रमेय जो सर्वांग समता से संबंधित था, कोण भुजा कोण सर्वांग समता प्रमेय यानी कि एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस थ्योरम। चलिए देखते हैं क्या कर रहा है प्रमेय। यदि एक त्रिभुज के दो कोण तथा उनकी आंतरिक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण एवं उनकी आंतरिक भुजा के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, मैं यहां पर क्या करता हूं, दो त्रिभुज ले लेता हूं। ठीक है, समझिए इसको। हम लोग यहाँ पे दो त्रिभुज ले लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या, क्या नाम देते हैं, क्या एक को देते हैं ए बी सी और दूसरे को पी क्यू आर। ठीक है, हमारे पास क्या दिया है पहले ये देख लेते हैं। दिया है हमारे पास, यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए क्या कह रहा है कि कह रहा है कि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी आंतरिक भुजा और दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण और उनकी आंतरिक भुजा। देखिए तो यानी कहने का मतलब इसमें दिया हुआ है कि दो कोण, दो संगत कोण और उनके द्वारा आंतरिक भुजा। तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर ये वाला एंगल ए बी सी ले लेता हूं तो इसके संगत में यहाँ पे ये पी क्यू आर ले लेता हूं और दूसरा हम लोग ले लेते हैं एंगल ए सी बी, तो इसके बराबर में हम लोग ले लेते हैं कि एंगल पी आर क्यू। ये दो संगत कोण हो गए और उनकी आंतरिक भुजा यहाँ बी सी और क्यू आर ये आपस में बराबर दी हुई है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं पहले कि एंगल ए बी सी बराबर है एंगल पी क्यू आर के, ये दिया है। एंगल ए सी बी बराबर है एंगल पी आर क्यू के, पी आर क्यू के। और यहां पर इन दोनों कोण की आंतरिक भुजा यही ना होगी जी, और ये भी आंतरिक भुजा यही होगी, तो बीसी जो होगा क्यू आर के इक्वल, ये हमारे पास दिया है। तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। तो क्या कह रहा प्रमेय में कि अगर दो कोण और उनकी आंतरिक भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण और उनकी आंतरिक भुजा के बराबर हो तो वो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। यानी कि हमें दिखाना है कि त्रिभुज ए बी सी जो है सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। अच्छा, इसको साबित करने के लिए अभी तक हम लोग क्या सीखे हैं, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको सर्वांगसमता से संबंधित एक अभिगृहित बताया था, साइड एंगल साइड अभिगृहित, और दूसरा हम लोग एक छोटा सा प्रमेय देखे थे, यही ना देखे थे। तो हमें जो साइड एंगल साइड अभिगृहित देखे थे सर्वांग समता से संबंधित, उसी के प्रयोग द्वारा इसे साबित करना होगा, क्योंकि अभी हम लोग वही जानते हैं और कुछ तो जानते हैं नहीं। चलिए तो मैं इसमें एक उत्पत्ति करता हूं। उत्पत्ति क्या करता हूं, देखिए ध्यान से। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ये बताइए कि ये ए बी और पी क्यू में क्या संबंध है, तो अभी आप कहोगे कि सर ए बी पी क्यू के बराबर हो सकता है, या ए बी पी क्यू से बड़ा हो सकता है, या ए बी पी क्यू से छोटा हो सकता है। इन दोनों रेखाखंडों में ही संबंध है, इन दोनों भुजाओं में ही संबंध है कि ए बी पी क्यू के इक्वल होगा, या ए बी पी क्यू से बड़ा होगा, या ए बी पी क्यू से छोटा होगा। यही ना, और कोई तो संबंध है कि नहीं, और कोई संबंध तो नहीं ना होगा। इन दोनों भुजाओं में यही तीन प्रकार के संबंध हो सकते हैं, इनमें से कोई भी संबंध हो सकता है। चलिए अब हम लोग इस प्रमेय को प्रमाणित करने की तरफ चलते हैं। तो प्रमाणित करने के लिए देखिए अब इसका यहां पर प्रमाण ले लेते हैं। ठीक है, पहला स्थिति ले लेते हैं, केस फर्स्ट ले लेते हैं कि यदि ए बी जो है ना पी क्यू के बराबर हो, यदि ए बी पी क्यू के बराबर हो, तो अगर ए बी जो है पी क्यू के बराबर हो गया तो अगर हम इस त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में देखें, इन दोनों त्रिभुजों में देखें, तो हमने दिखा दिया कि ए बी जो है पी क्यू के बराबर है। हमने अभी उत्पत्ति में देखा था, ये हमने माना है। दूसरा यहां पर एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल पी क्यू आर के,
ये हमारे पास दिया हुआ है ऊपर ही, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात क्या आती है कि हम लोग देख रहे हैं कि BC जो भुजा है ना, यह QR के बराबर है, ये भी दिया हुआ है। तो यहां पर देखिए हमने ये और ये भुजा ली, इसमें ये और ये भुजा ली, और उनके द्वारा अंतरित कोण यहाँ ये वाला कोण लिया है, ABC और PQR। तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है, जो पिछला अभिगृहित था वही ना दिख रहा है कि वही लागू हुआ है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC यहाँ पर लिख सकते हैं कि सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज PQR के। कैसे सर्वांगसम हो गया, तो साइड एंगल साइड, जो सर्वांग समता का अभिगृहित पिछले वीडियो में देखे थे उससे, सर्वांग समता से। तो ये साबित हो गया। अब देखिए, अब आती है स्थिति सेकंड। अब हमारी कैसी स्थिति सेकंड, कि अब AB जब PQ से बड़ा हो तब, ठीक है। केस सेकंड, जब AB बड़ा हो PQ से, AB PQ से बड़ा हो। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जब ये AB PQ से बड़ा है तो हम लोग AB पर एक बिंदु A डैश ले लेते हैं, ठीक है। A डैश इस प्रकार लेते हैं कि अब ये A डैश B जो है ना PQ के बराबर हो जाए, क्योंकि देखो AB PQ से बड़ा है तो बराबर करने के लिए इसमें थोड़ा सा कम कर दिए, तो अब ये हम मान लेते हैं कि A डैश B जो है PQ के बराबर हो जाता है। तो हम लोग इसमें रचना में लिख लेते हैं। इसमें हमने रचना क्या किया है कि AB पर एक बिंदु A डैश इस प्रकार लिया कि A डैश B बराबर हो जा रहा है PQ के। चलिए, A डैश B किसके बराबर हो जा रहा है, PQ के। तो यहां से चाहो तो एक त्रिभुज आप बना सकते हो इस तरह से। तो ये हमने रचना किया है, इसको हम लोग डॉटेड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने A डैश B PQ के बराबर है, और फिर हमने क्या किया है, A डैश से C को मिला दिया, तो तथा था A डैश C को मिलाया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं आगे। अब लेते हैं हम लोग त्रिभुज A डैश BC, ये वाला त्रिभुज, तथा दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं PQR, इन दोनों त्रिभुजों में। तो पहला देखो A डैश B जो है ना बराबर लिया है हमने किसके, PQ के। अभी हमने ऊपर माना है रचना से, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या ले लेते हैं कि एंगल आप इसमें लिख सकते हो ये वाला A डैश BC, ABC लिखो या A डैश BC लिखो, एक ही बात है ना जी। A डैश BC बराबर में एंगल PQR, क्योंकि हमारे पास ऊपर दिया है कि एंगल ABC जो है ना एंगल PQR के हैं, ये हमारे पास दिया है, तो इसलिए हम ये लिख सकते हैं। बात को समझे ना। और तीसरी बात आती है, तो यहाँ पे BC जो है ना QR के बराबर ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी वही बात आ गई कि इस त्रिभुज A डैश BC में और PQR में देख रहे हैं कि ये दो भुजाएं और उसके अंतर्गत जो कोण है वो बराबर हो रहा है। दोनों त्रिभुज में हमें यही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से लिख नहीं सकते हैं कि त्रिभुज A डैश BC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज PQR के। साइड एंगल साइड सर्वांग समता। चलिए, तो जब ये सर्वांगसम हो गया, तो हम लोग अब देख सकते हैं यहाँ पे CPCT से क्या देख सकते हैं जी कि एंगल A डैश CB बराबर हो जाएगा एंगल PRQ के। हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, तो CPCT से, है ना। अच्छा, हमारे पास ये दिया है कि एंगल ACB इक्वल है एंगल PRQ के, ये हमारे पास ऊपर ऑलरेडी दिया हुआ है। चलिए, तो ये PRQ ये भी PRQ, यानी कि ये दोनों बराबर हो गए। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि एंगल, इसलिए एंगल यहाँ पर कि एंगल A डैश CB बराबर हो जाएगा एंगल ACB। अच्छा, यहाँ पे देखिए A डैश CB और एंगल ACB ये तभी संभव हो सकता है, यह कोण इस कोण के बराबर तभी संभव हो सकता है जब A और A डैश एक ही जगह के बिंदु हो, अलग अलग बिंदु नहीं है।
तब ये संभव हो सकता है। तो अतः यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः ए डैश तथा ए समपाती है। हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ए और ए डैश क्या है, समपाती है। और समपाती है, और जब ये समपाती हो गए तो अब जब ये समपाती हो गए तो जब त्रिभुज देख रहे हैं कि ए डैश बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी भी सर्वांगसम हो जाएगा पी क्यू आर के। क्योंकि हम लोग देख चुके हैं ऊपर कि ए डैश बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो इसलिए हम लोग ये भी कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। तो आप ये वाला लाइन लिखिए, या अगर ये वाला लाइन नहीं लिखते हैं तो एक और काम कर सकते हैं, ये नहीं लिखेंगे तो इसकी जगह पे या में मैं ये भी लिखा सकता हूँ कि हम लोग जब ये चीज ना लिखे तो हम लोग लिख सकते हैं या ये भी कि जब ए बी बराबर हो जाएगा ए डैश बी के, समझिए यहाँ पर ए और ए डैश समपाती है, इसका मतलब कि ए बी और ए डैश बी दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो जब इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल हो जाएगा पी क्यू के, है ना। एंगल ए बी सी जो था वह इक्वल हो जाएगा एंगल पी क्यू आर के, है ना, और बी सी इक्वल हो जाएगा क्यू आर के। ये दिया हुआ है, बी सी इक्वल हो जाएगा क्यू आर के, तो यहाँ से दिया है ये दोनों, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। ठीक है, या इस सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप ये वाला एक लाइन लिख दो, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए अब तीसरी स्थिति ले लेते हैं, केस थर्ड। केस थर्ड, जब ए बी जो है छोटा है पी क्यू से, ए बी पी क्यू से छोटा है, तो अगर हम लोग बराबर करें तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बी ए को आगे तक ऐसे बढ़ा देते हैं कुछ इस प्रकार से, और हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर एक बिंदु ए डैश ले लेते हैं इस प्रकार से लिए कि अब ये ए बी पी क्यू के, ए डैश बी जो है पी क्यू के बराबर हो गया, और फिर ए डैश से सी को मिला देते हैं इस तरह से। ठीक है, इसको भी हम लोग डॉटेड कर देते हैं क्योंकि रचना है। चलिए ध्यान से देखिएगा, तो हमने रचना यहाँ पे क्या किया है, रचना में क्या किया है कि बी ए को ए डैश तक बढ़ाया, अच्छा बढ़ाया, उसके बाद देख देते हैं कि ए डैश बी बराबर हो जा रहा है पी क्यू के, है ना, इस प्रकार बढ़ाया कि ए डैश हो जा रहा पी क्यू कहता था ए डैश सी को मिलाया, ये ना लिखेंगे जी। चलिए समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद आगे हम लोग इसको देखते हैं। हम लोग अब लेते हैं त्रिभुज ए डैश बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, इन दोनों में देखिए हमने अभी दिखा दिया है कि ए डैश बी जो है ना पी क्यू के बराबर है हमारी रचना से। दूसरा हम लोग देख सकते हैं कि एंगल ए डैश बी सी इक्वल टू में एंगल पी क्यू आर, क्यों, क्योंकि हमारे पास ऊपर दिया हुआ है कि एंगल ए बी सी जो है ना बराबर है एंगल पी क्यू आर के, ये दिया है, इसलिए एक ही बात होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ए बी सी लिखो या ए डैश बी सी लिखो, लेकिन हम लोग त्रिभुज ए डैश बी सी लिए हैं इसलिए उसी का कोण लिए हैं, उसी के हिसाब से नाम लिए हैं। अच्छा, तीसरा हो जाएगा आपका बी सी इक्वल टू में क्यू आर, ये दिया हुआ है। तो हम लोग अब लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए डैश बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। ठीक है, तो जब ये सर्वांगसम हो गया तो हम लोग इसके संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर कर सकते हैं। तो हम लोग ले सकते हैं कि एंगल ए डैश सी बी बराबर में हो जाएगा एंगल पी आर क्यू के सी पी सी टी से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल से। अच्छा, दूसरा हो जाएगा, हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे पास ऊपर दिया हुआ है
कि एंगल ए सी बी बराबर है एंगल पी आर क्यू के, ये हमारे पास दिया है। ठीक है, तो ये दोनों जब बराबर है तो दोनों भी बराबर हो जाएगा, इसलिए एंगल ए डैश सी बी बराबर हो जाएगा एंगल ए सी बी के। तो ध्यान से देखिए, तो ये एंगल ए डैश सी बी और एंगल ए सी बी जो है ये तभी संभव हो सकता है, ये कोण इस कोण के बराबर तभी संभव हो सकता है जब ए और ए डैश समपाती होंगे, एक ही जगह पर होंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि अतः ए तथा ए डैश, अतः ए तथा ए डैश समपाती है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर आपका त्रिभुज ए डैश बी सी सर्वांगसम दिखाए थे त्रिभुज पी क्यू आर के, तो ए और ए डैश समपाती है, तो इसलिए हम लोग त्रिभुज ए बी सी भी सर्वांगसम लिख सकते हैं त्रिभुज पी क्यू आर के। तो हम लोग तीनों स्थितियों में देख लिए, तीनों हम लोग जो ए बी और पी क्यू में हम लोग अलग अलग स्थिति लेकर बराबर बड़ा छोटा लेकर देख लिए। हमें हर एक स्थिति में यहाँ पे साबित करके देखने को मिल रहा कि हमेशा त्रिभुज सर्वांगसम हो रहा है। यानी कि हमें यहाँ से ये क्लियर हो गया कि अगर दो त्रिभुजों में, हमने यही ना सीखा कि अगर दो त्रिभुजों में दो संगत कोण और उनकी अंतरित भुजा, ये नहीं कि अब ये दूसरी कोई भुजा ले लेना, उनकी अंतरित भुजा बराबर हो तो वो सर्वांगसम होंगे। कैसे? तो एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण सर्वांगसमता से। अब देखिए एंगल साइड सर्वांगसमता भी होता है, लेकिन वो आपका प्रमेय नहीं है, वो उप प्रमेय है। मैंने आपको ये भी बोला ना कि दो कोण और कोई अन्य भुजा भी लेंगे तो सर्वांगसम हो जाएगा, लेकिन वो आपका उप प्रमेय है। ठीक है, वो जो है वो कसौटी आपकी उप प्रमेय है, वो प्रमेय में नहीं आता है। तो ये क्लियर हो गया एंगल साइड एंगल। चलिए अब इसको यहीं पे रुकते हैं। चलिए तो अगला देखते हैं उप प्रमेय जो है कोण कोण भुजा सर्वांगसमता, यानी कि एंगल साइड कांग्रेस। इसमें दो कोण और कोई तीसरी भुजा हो सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दो त्रिभुजों में यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक भुजा, ये बीच की नहीं भी होगी भुजा तो चलेगी, दूसरे त्रिभुज की संगत कोणों एवं भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम लोग यहां पर दो त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, एक को ले लेते हैं ए बी सी और एक को ले लेते हैं यहाँ पर पी क्यू आर। हमारे पास क्या दिया हुआ है पहले ये लिख लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में क्या कह रहा है कि दो कोण और कोई भी एक भुजा ले सकते हैं। हम लोग एंगल ए ले लेते हैं, मान लो एंगल पी के बराबर, एंगल बी ले लेते हैं यहाँ पर एंगल क्यू के बराबर। ये हमारे पास दिया है कि ये कोण इस कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर, और तीसरी कोई भुजा हम लोग यहाँ पे मान लीजिए ले लेते हैं हम लोग BC जो है ना QR के बराबर है। तो दो कोण लिया हमने और तीसरी कोई अन्य भुजा ले ली, इनको अंतरित भुजा की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अंतरित भुजा ले लेते हो तो साइड एंगल एंगल साइड एंगल सर्वांगसमता हो जाता। चलिए तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQR के। ध्यान रखना इसमें हमने जो लिया है दो कोण और कोई भी एक तीसरी भुजा हमने ली है, बीच वाली भुजा को छोड़कर, यानी इनके अंतरित भुजा को छोड़कर। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो जब 180 डिग्री होता है तो यहाँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है, बराबर में एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर बराबर 180 डिग्री ले सकते हैं, क्योंकि इसका भी तीनों कोणों का 180, इसका भी एक तीनों कोणों का योग 180, यानी कि ये इन दोनों के तीनों कोणों के योग इसके और इसके बराबर हो जाएंगे। अब देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर में, देखिए एंगल पी जो है एंगल ए के इक्वल है, एंगल क्यू जो है एंगल बी के इक्वल है, और एंगल आर ऐसे लिख देते हैं। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि एंगल ए एंगल पी के इक्वल है और एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, इसलिए ऐसा कर दिया। तो अब देखिए ए से ए हटा देते हैं, बी से बी हटा देते हैं, यानी कि एंगल सी जो हुआ एंगल आर के बराबर हो गया। यानी कि हमने यहाँ दिखा दिया कि एंगल सी एंगल आर के बराबर है। तो अब देखिए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, तो एंगल बी एंगल क्यू के बराबर तो दिया ही है,
ये भी दिया है कि BC QR के इक्वल है, ये भी दिया है कि BC QR के इक्वल है, ठीक है, ये चीज दिया है। और तीसरा अभी हमने दिखा दिया कि एंगल C जो है एंगल R के इक्वल है, ये भी हम लोग साबित कर चुके हैं, साबित कर चुके हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज PQR के। कैसे सर्वांगसम होगा, देखिए ये दो कोण और इसके दौरांतरित भुजा हमने यहाँ पे आ गई, तो ये कैसे हमने दिखा दिया यहाँ पे सर्वांगसम, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से। यानी कि हमने यहाँ पे ये सीखा कि अगर दो त्रिभुजों के दो कोण और कोई तीसरी भुजा, संगत भुजा, कोई तीसरी संगत भुजा बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। और इस प्रमेय को हम लोग, इस उप प्रमेय को क्या कहेंगे, एंगल एंगल साइड सर्वांग समता। तो इसमें ध्यान रखना होगा कि आप जो दो कोण ले रहे हो उसके अंतरित भुजा ले रहे हैं या कोई अन्य भुजा ले रहे हैं। तो अंतरित भुजा लेते तो वो हो जाता है एंगल साइड एंगल सर्वांग समता, और कोई अन्य भुजा लेते हैं तो वो हो जाएगा एंगल एंगल साइड सर्वांग समता। ये चीज का आपको ध्यान रखना होगा। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतने रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लास छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं।